हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राई क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही है 1000 MCQ, और उसमें जो है अभी हमारी कंटिन्यू विज्ञान की सीरीज चल रही है। और अभी जो अपने एग्जाम तक 1 बाय 1 विज्ञान की, अंग्रेजी की, सामाजिक विज्ञान की, हिंदी की और कृषि है, कला है, इन सब की सीरीज जो है काफी अच्छे से करने वाले हैं। और जिसमें जो है हमारी भी विज्ञान का पार्ट चल रहा है। अभी विज्ञान के जो पार्ट है, अभी 30 के बाद 31, 32, 33 सब विज्ञान के ही पार्ट रहेंगे। 34 से जो है हमारा नया सब्जेक्ट शुरू होगा। ठीक। और अभी तक जो है हमने जो विज्ञान के क्वेश्चन अभी इधर लेटेस्ट वाले किए हैं 28, 29, 30, 31, 32, 33। तो इसमें जो हमारे हैं, तो इसमें हमारे क्या है कि 2023 में जितने भी क्वेश्चन हमारे साइंस से रिलेटेड पूछे गए हैं, ठीक, तो उन सबको यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से क्या किया गया है, हल किया गया है। ठीक है, उनको जो काफी अच्छे तरीके से क्या किया गया है, हल किया गया है। ठीक, तो देर ना करते हुए चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। जैसा कि पता है आपको कि ये साइंस की सीरीज है, और हमको लगभग मिनिमम है ये कि हमको 1000 क्वेश्चन करने, लेकिन ये 1000 से कहीं ज्यादा भी हो सकते हैं, 1500 हो सकते हैं, 2000 लगते हैं। और अभी जो है हमारा पार्ट नंबर 30 है, और अभी हमारे कई पार्ट बाकी भी हैं। ठीक, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपको बता दें कि अगर जो है अभी तक आपने पिछले हमारे पार्ट नहीं देखे हैं, तो 1 बाय 1 एक एक को पार्ट को अच्छे से देख लें, और देखने के बाद में उनकी अच्छे से नोट्स बनाएं। जो आप नोट्स बनाएंगे, उस नोट्स का फायदा जो है आपको आपके एग्जाम 2024 में होने वाला है, अगर आप क्लास 10 के एग्जाम बैठने वाले हैं तो। ठीक, तो उसमें आपको फायदा होने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाई है, तो डेली बेसिस पे आप 1 बाय 1 एक एक पार्ट की नोट्स बनाते रहें। इसका फायदा आपको आपके एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपके जो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो समाज विज्ञान का हो, 20 बहुविकल्पी जो हमारी ये सीरीज चल रही है 1000 MCQ की, इसके बाहर आपके बहुविकल्पी नहीं आएंगे। ठीक, इसकी समझ लो हमारी जो है एक प्रकार क्या है, गारंटी है। ठीक, बस इनको आप जरूर रट लेना, इनको रट के आप अपने एग्जाम में बैठना, सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे अपने क्वेश्चन को। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, यह है कि किसी प्रकाश किरण से हाँ, ये क्वेश्चन है, किसी प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा। कौन सा बिंदु होगा, आपको ये बताना भैया कि वह बिंदु लेंस का कौन सा हमारा होगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बिंदु हमारा होगा वो हमारा प्रकाशिक केंद्र का होने वाला होगा। ठीक, अगर लेंस है तो वो प्रकाशिक केंद्र होगा, और अगर दर्पण होता है यहाँ पे देखिए लेंस की बात हो रही है, तो हमारा प्रकाशिक केंद्र होगा। और अगर यहाँ पे लिखा होता दर्पण, तो दर्पण में हमारा आंसर क्या होता भैया, ध्रुव। ठीक, कौन सा होता, ध्रुव। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा है 2। कह रहे हैं कि एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से, ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक, और ये हमारा मुख्य अक्ष है, यहाँ पे हमारा फोकस है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। और एक प्रकाश किरण है वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, वक्रता केंद्र से होते हुए। ठीक, यहाँ पे नियम हमारा क्या है कि अगर कोई किरण हमारी वक्रता केंद्र से ऊपर जा रही है, तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। मतलब अगर इस मार्ग से आएगी तो इसी मार्ग पर हमारी वापस लौट जाएगी। अगर इस मार्ग पे आएगी, इसी मार्ग पर वापस लौट के जाएगी, तो यहाँ पे हमारा विचलन किसी भी प्रकार का नहीं होगा। मतलब परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 0 डिग्री हो जाएगा परावर्तन कोण का मान। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से। ठीक, यहां पर आपको 2 चीज मालूम होना चाहिए कि हमारा जो है निकट बिंदु कितना होता है। निकट बिंदु हमारा कितना होता है भैया, वो हमारा होता है 25 सेंटीमीटर। और हमारा जो दूर बिंदु होता है भैया, दूर बिंदु वो हमारा होता है अनंत। तो ये हमारी जो है आंख की, ये हमारी जो है आंख की रेंज होती है। इसी रेंज में जो है,
इसी रेंज में जो है वो हमारा आगे बढ़ेगा। ठीक, तो अगर 25 सेंटीमीटर और अनंत की जो बीच की हमारी रेंज है तो उसी में हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये लिखा है 50 सेंटीमीटर से 100, तो ये हमारा नहीं होगा। ये लिखा है 100 सेंटीमीटर से 1000, ये भी हमारा नहीं होगा। ये 25 से 150, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच में हो। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाता है। V बराबर हमको पता है IR, और यहां पर कह रहे हैं कि जो हमारा विभवांतर है उसको स्थिर कर दिया जाएगा, मतलब उसको मान लेते हैं कि इकाई कर दिया गया, 1 कर दिया गया। और I हमारा क्या है वो निकालना है। कह रहे हैं कि जो प्रतिरोध है उसको 3 गुना कर दिया जाएगा। प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 3 गुना। ठीक, तो परिपथ में धारा हो जाएगी 3, उधर हमारा गुणे में इधर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा भाग में, तो I का मान कितना हो जाएगा? 1/3 या फिर 1/3। ठीक, डी तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1/3। कितना आ जाएगा भैया? 1/3। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में, किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं। प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। ठीक, यहाँ पे आपको ये V दिया है और ये आपको R1 दिया है और ये आपको R2 दिया है। यहाँ पे समय आपको दिया है T। ठीक, ऑफलाइन क्लास में आपको जो है हम ऊर्जा के सारे फार्मूले लिखा चुके हैं। H बराबर I2RT, H बराबर I2RT बराबर V2T/R। ठीक, तो इन फार्मूलों का आप यूज करके आप जो है विद्युत ऊर्जा अपने आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, और इसको जो है आप खुद करिएगा, और करने के बाद अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो हमको जो है आप बताइएगा। इसका आंसर आएगा 600 वाट घंटा। ठीक, इस टाइप के हमने काफी क्वेश्चन कराए हैं, और अभी तक जिन्होंने हमारे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको अच्छे से देख लें, क्योंकि उसमें भी हमारा ये क्वेश्चन आ चुका है पीछे। ठीक, तो जो डायरेक्ट इसी पार्ट को देख रहे हैं तो उनसे हमारी गुजारिश यही है कि इससे पहले हमारे पीछे वाले सारे पार्ट देख लें, 1 बाय 1 नोट्स बना लें, तो उनसे ये क्वेश्चन काफी आराम से हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि किसी गोली दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है। -25 सेंटीमीटर है, -25, तो संभवतः दर्पण एवं लेंस होंगे। माइनस लगा दिया है तो इसका मतलब हमारे कौन से होंगे? अवतल हो जाएंगे। ठीक, दोनों हमारे अवतल होंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक, श्रेणी क्रम का हमारा फार्मूला होता है R = R1 + R2 + R3, और हमारे पास प्रतिरोध हैं कौन कौन से? 2 + 4 + 6, 4 2 6, 6 12। R कितना आएगा हमारे पास? R हमारे पास आएगा 12 ओम। ये हमारे पास आया R कितना? 12 ओम। कह रहे हैं धारा कितनी बह रही है? 2 एम्पियर की, तो I कितनी है? I हमारे पास है 2 एम्पियर। I कितना है? 2 एम्पियर। धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक, प्रत्येक प्रतिरोध के। अब देखिए हम 1 बाय 1 लेते हैं। R हमारे पास 12 ओम है, ठीक, और I है 2 एम्पियर। अगर हमको पहले का निकालना V1, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? IR1। ठीक, V1 कितना है भैया? V1 ये आपको निकालना है, और धारा कितनी है? 2। R1 कितना है? R1 आपके पास है 2, 2 2 4। ठीक, अभी 4 वाले आपके 2 ऑप्शन है। अगर यहाँ पे निकालेंगे V2 तो हमारा हो जाएगा IR2। V2 है तो IR2। V2 कितना है? V2 निकालना है। I कितना है? 2। R2 कितना है? R2 है 4, तो 4 दूनी 8, तो 4 और 8 आया, और 4 8 हमको तीसरा भी निकालना पड़ेगा V3। यहाँ पे 8 आया भैया, V3 भी निकालना पड़ेगा IR3 से। I कितना है? 2। R3 कितना है? 6, तो 6 दूनी 12, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 8 12। ठीक, 4 8 12 हमारा ए ऑप्शन में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जब हम चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन क्षार धातु है। ठीक, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा सोडियम जो है आपकी क्षार धातु है। ठीक, आगे चलते हैं भैया।
आगे क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्षार धातुएं कौन कौन सी होती हैं। क्षार धातु हमारी होती है लिथियम होती है, सोडियम होती है और पोटेशियम होती है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक, आगे चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 होगा कि पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है। ठीक, तो वो हमारा होता है किसके माध्यम से, जाइलम के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, जाइलम के माध्यम से। आगे चलते हैं भैया। आगे हमारा होता है कि स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब बीपी ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो वो हमारा हो जाएगा 120 से 180। ठीक, 120 से 180। आगे किसी किसी किताब में जो है गलत आंसर दे रखे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर माना जाएगा वो 120 से 80 होगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों को सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है समजात अंगों का। चमगादड़ व पक्षियों के पंख, पक्षियों के पंख व स्तनधारियों के अग्रपाद, पक्षियों व कीटों के पंख, कीटों व चमगादड़ के पंख। तो हमारा आंसर हो जाएगा चमगादड़ व पक्षियों के पंख। ठीक, आगे चलते हैं भैया। आगे लिखा है कि मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन से जीनोटाइप लंबे तने, कौन से लंबे, यहाँ पे ध्यान दे थोड़ा, लंबे तने की बात करें मतलब टीटी हो जाएगा, और झुर्रीदार पौधे की बात करें मतलब जो है आर आर हो जाएगा। तो टी टी आर आर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टी टी आर आर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जन्म होता है, किसमें होता है, द्विखंडन विधि द्वारा। ठीक, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, तो आंसर हो जाएगा अमीबा में। किसमें, अमीबा में। आगे चलते हैं। आगे हमारा दिया है कि किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। किस कमी से, इंसुलिन की कमी से। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा है 16। 16 कह रहे हैं कि जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं किसमें, छोटी आंत में या आमाशय में या अग्नाशय में या बड़ी आंत में। तो जठर ग्रंथियां हमारी जो उपस्थित होती हैं वो हमारी आमाशय में उपस्थित होती हैं। किसमें, आमाशय में। आगे क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कह रहे हैं कि जेडीएन प्लस H2SO4 एरो जेडीएन SO4 प्लस H2, जेडीएन प्लस H2SO4 एरो जेडीएन प्लस H2 अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है या द्विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, जेडीएन प्लस H2SO4 एरो जेडीएन प्लस H2 अभिक्रिया है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जो SO4 है आपका वो गया है जेडीएन के पास यहाँ पर। ठीक, और H2 अपनी जगह पे है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ है कि एक जो हमारा आयन है SO4 वो जा रहा है जिंक के पास। तो जहां पर केवल एक आयन की अदला बदली होती है तो वहां पर हमारा होता है विस्थापन अभिक्रिया। जहां पर दोनों आयनों की अदला बदली होती है तो वहां पर हमारा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर केवल एक आयन SO4 जो है सल्फेट आयन जो है जेडीएन के पास गया है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया केवल हो जाएगा। ठीक, विस्थापन अभिक्रिया। और यहाँ पर फिर से हम जो है आपको ये बता दें कि आप जहां पर बैठ के मतलब ये क्लास आप ले रहे हैं तो वहां पर आपको क्या करना है कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, इनकी सबकी रिएक्शन एक एक बार अपना खुद जो है एक बार लिखने का प्रयास करें, क्योंकि इन जो है रिएक्शनों में से आपकी एक रिएक्शन बिल्कुल 100% पूछी जाएगी आपके एग्जाम में 2024 में। ठीक, तो इसके बाद का जो है काफी अच्छे से ध्यान रखें। आपसे पूछा गया कि NO2CO3 का प्रचलित नाम क्या है, प्रचलित नाम, तो आप बताएंगे उसका आंसर कि हमारा हो जाएगा धावन सोडा। ठीक, और इसका सूत्र क्या होता है Na2CO3, और इसको आप ध्यान रखेंगे कि इसको हम सोडा आयस भी बोलते हैं। ठीक, इसको हम सोडा आयस भी बोलते हैं। और ये हमारा बेकिंग पाउडर है, इसका नाम है NaHCO3, और प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका नाम है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। इसी से रिलेटेड एक हमारा दूसरा सूत्र भी है CaSO4 इंटू 2H2O, और ये हमारा जिप्सम का सूत्र है भैया। दोनों में काफी कंफ्यूजन रहती है, तो कंफ्यूजन को क्लियर करना है तो यहाँ ध्यान रखें कि अगर यहाँ पर आधा है, जितने हमारे पास कैल्शियम सल्फेट है अगर उसके आधे जल हैं तो वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, और जितने हमारे पास कैल्शियम सल्फेट है उसके दोगुने हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा भैया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण है। इससे आपका ये क्वेश्चन बनता है कि जीवाणु रहित
जल को जीवाणु रहित बनाने में किस रसायन का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारा आंसर आएगा ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। और इसका फार्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। आगे हमारा दिया है क्वेश्चन ये कि कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरणों से कीजिए। यहाँ देखिए हेलो एल्केन है। अब ये आपको देखना है कि हेलो एल्कोन को किसमें जो है हमको मिलाना है। ठीक, ध्यान से देखेंगे। ये देखिए हेलो मतलब क्या है, आपका हाइड्रोजन है। हेलो मतलब क्या है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन हमारे कौन कौन से होते हैं, FCl Br I, ये हमारे चार जो मुख्य तरीके से हाइड्रोजन होते हैं। अब आपको ये दिख रहे हैं, इनसे जो आपको सुमेल करना है। जहां पे आपको FCl Br I में से कोई एक मिल जाएगा, वो आपका जो है वहां से उसको मिला दिया जाएगा। ठीक, तो FCl Br I फर्स्ट वाले में नहीं है, सेकंड वाले में हमको Cl मिला, मतलब ये हमारा हाइलो एल्केन का सूत्र बना रहा है। तो हम A वाले को मिलाएंगे किससे, A वाले को मिलाएंगे हम सेकंड से। किससे मिलाएंगे भैया, A वाले को सेकंड से। आगे देखिए एल्कोहल, एल्कोहल मतलब OH, एल्कोहल मतलब OH, तो ये हमारा रहा एल्कोहल OH। ठीक, तो हम B वाले को मिलाएंगे किससे, B वाले को मिलाएंगे हम फर्स्ट से। ठीक है, फिर देखेंगे कीटोन, फिर देखेंगे कीटोन, कीटोन मतलब कार्बोनिल समूह, कीटोन मतलब कार्बोनिल समूह। ठीक, और हमको ये दिखाई दे रहा है कार्बोनिल समूह ये, तो हम जो मिलाएंगे C मिलाएंगे किससे, हम थर्ड से मिलाएंगे। और उसके बाद हमारा बचा एल्केन, तो एल्कीन है, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, तो वो हमको डबल बॉन्ड देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है, तो मतलब जो हम D है तो D को मिलाएंगे हम थर्ड से। ठीक, तो इस हिसाब से जो है हमारे मैचिंग ये हो जाएंगे। ठीक, कीटोन जो है, कीटोन हमारा फोर्थ में है, तो C को जो है हम फोर्थ ऑप्शन से मिलाएंगे, और एल्कीन जो है एल्कीन को मिलाएंगे अपने हम थर्ड ऑप्शन से। ठीक, तो ये हमारे आंसर बन जाएंगे। और इनके भी आपको ऑप्शन दिए हैं इस प्रकार के। ठीक, इनके भी आपको ऑप्शन दिए हैं, तो इस हिसाब से आप देख लें कि A को दूसरे से मिलाएंगे, B को पहले से मिलाएंगे, C को चौथे से मिलाएंगे, D को तीसरे से। तो इस हिसाब से आपका A वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, मतलब पहले हमको जब मैच करना है, मैच करने के बाद उसके बाद हमको ऑप्शन भी अपने चेक करने हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, एल्काइन का, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। और यहाँ पर आपको हम बता चुके हैं कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हमारे तीन होते हैं भैया। और इनका मतलब सिंगल बॉन्ड, इनका मतलब डबल बॉन्ड, इनका मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। और ये हमारा जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और ये दोनों हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और इनका जो है सामान्य सूत्र है CnH2n+2, इनका जो सामान्य सूत्र है CnH2n, और एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। ये सब आपकी जो है ओरल जानकारी है, ये सब आपको जो याद होनी चाहिए। इनसे भी आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चन, और जो कि अभी विज्ञान की सीरीज में आपको मिले। ठीक, तो इस हिसाब से हमारी क्लास 30 कंप्लीट हुई, और जल्द ही हम आपको मिलेंगे अपने क्लास नंबर 31 में, और वो भी हमारी साइंस की सीरीज होगी। ठीक, तो उसको भी काफी अच्छे से हम देखेंगे। और इस क्लास की जो है आप अच्छे से अपनी नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद अगर आपको जहां से भी कोई मतलब डाउट कोई आ रहा है, तो उसको जो है आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं। ठीक, और अपना जो है एक छोटा सा रिव्यू भी दें कि क्लास ये आपको कैसी लगी है, और उसके बारे में अगर आपको कोई दिक्कत जा रही है तो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको हम क्लास नंबर 31 में साइंस की एक नई सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।